शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। दो पंक्तियाँ आपके लिए। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। काव्य को सुंदर बनाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। इसके पूर्व आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ये अलंकार जो है वो 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए है, और उसके उच्चतर कक्षाओं के लिए तो है ही, लेकिन 8वीं, 9वीं और 10वीं ये सीबीएसई के पाठ्यक्रम में है। तो हमें जान लेना है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि कोई कठिन चीज़ आ गया। बहुत ही अच्छा है। बस अलंकार, रस, इन सब चीज़ों में हमें रमना पड़ता है। आप रमेंगे, आप उससे इंटरकनेक्ट होंगे, तब आपको आराम से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह समझ में आए। अलंकार, अलंकार को अंग्रेज़ी में ज्वेलरी बोलते हैं, आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से नारी की शोभा बढ़ती है। महिलाएं हैं, आभूषण धारण करती हैं, कान में, गले में, नाक में, और श्रृंगार करती हैं। तो ये ज्वेलरी के अलावे जो श्रृंगार के साधन हैं, वो सबसे नारी की शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अब मैंने कहा काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व, तो ये क्या है भाई? अगर नारी का सौंदर्य है तो नारी ने कान में कुछ ज्वेलरी पहना, नाक में पहना, गले में पहना, भाई काव्य क्या पहनेगी? तो काव्य क्या है? साहित्य। उसके पास दो ही चीज़ें हैं, एक शब्द और दूसरा अर्थ। तो शब्द और अर्थ, इन्हीं को सुसज्जित किया जाता है, इन्हीं को ठीक किया जाता है। इन्हीं का प्रयोग सुंदर ढंग से करके, ज्वेलरी की तरह, आभूषण की तरह करके प्रयोग किया जाता है। तब वहाँ पर वो काव्य का तत्व कहलाता है, अलंकार का तत्व कहलाता है। ठीक है? तो मैं फिर से कह दूँ कि जिस प्रकार नारी अपना सौंदर्य, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। देखिए, अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम और कार। अलम अर्थात आभूषण, ज्वेलरी। अलम अर्थात आभूषण, कार अर्थात सुसज्जित करने वाला। दरअसल होता क्या है, शब्दों को सुसज्जित किया जाता है या अर्थ को इस तरह से लगाया जाता है कि काव्य सुंदर लगती है जब आप पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक काव्य पंक्ति है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। ये आपके स्क्रीन में आएगा, देखिएगा स्लाइड आप देखिएगा, उसमें ये पंक्तियाँ होंगी। ये काव्य पंक्ति है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। अब आप देखेंगे कि भाई मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ लगातार देखिएगा मा आ रहा है, मा वर्ण।
फिर मनुज वेश का उजियाला। मीन्स आप पाएंगे कि इस काव्य पंक्ति में माँ वर्ण का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, जिससे यह काव्य पंक्ति सुंदर हो गई है। ठीक है, यही है अलंकार कि काव्यों को शब्दों या अर्थों की मदद से जो सुसज्जित करते हैं, जो तत्व उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वही अलंकार कहे जाते हैं। इस प्रकार फिर से मैं बता दूं कि शब्द और अर्थ के, या फिर आप यूँ कहें कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसका जैसे एक उदाहरण लिखना हो तो आप लिखिएगा, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। एक उदाहरण मैंने दिया है, आपके पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप उससे देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। तो अलंकार की परिभाषा तो हो गई, अब अलंकार के भेद क्या कितने हैं। अलंकार के दो भेद हैं, दो भेद क्या? एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। क्योंकि जहाँ काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े या शब्दों के माध्यम से काव्यों को जो अलंकृत करे, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से उसमें सौंदर्य आ जाए। जैसे एक पंक्ति है डॉक्टर बच्चन की, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। इसमें शब्दों को पाएंगे आप। अब आप देखेंगे मधुबन, छाती, सूखना है, कलियाँ हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं कवि? क्या मधुबन मीन्स होता है बगान, उपवन? क्या उपवन की बात कर रहे हैं? नहीं, वो जीवन की बात कर रहे हैं। लेकिन जीवन की बात करने के क्रम में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, मधुबन, छाती, कलियाँ, जो प्राकृतिक तत्व हैं। तो बिंब का प्रयोग किया है। इससे हम समझ जाते हैं कि कवि जीवन के विषय में समझाना चाहते हैं, अर्थात शब्दों के माध्यम से इस काव्य की शोभा बढ़ी। तो शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य में शोभा बढ़े वो कहलाता है शब्दालंकार। ठीक है, उदाहरण में आप देख लीजिएगा, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ, यहाँ स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे जानेंगे हम लोग अर्थालंकार। दो भेद हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अर्थात किसी काव्य में क्या होगा, कोई विशेष अर्थ होगा, उसको जब रखेंगे तो उसके कारण एक सौंदर्य आएगा और वह कहलाएगा अर्थालंकार। जैसे नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, ये आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। भाई ये क्या बात है, नील गगन है, शांत है, हृदय था रो रहा, क्या नील गगन तो मनुष्य है नहीं? तो कवि ने क्या किया है, अर्थ के माध्यम से। मीन्स जिस प्रकार नीला गगन शांत है, आसमान शांत है, उसी प्रकार ये हृदय भी शांत है, और उसके समान जैसे बारिश होती है हृदय भी रोता है। तो उन्होंने क्या किया कि नीले गगन के समान हृदय शांत भी है और हृदय रो भी रहा है, अर्थात वो भी दुखी है या भी दुखी है। तो नील गगन से शांत, इसमें क्या है, अर्थ के माध्यम से है। यहाँ अर्थ में सौंदर्य बोध है, अर्थात ये हो गया अर्थालंकार। उदाहरण वही देंगे, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, या फिर आपके पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को शब्दालंकार और अर्थालंकार समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार अर्थालंकार दो हैं। पहले हम लोग जानेंगे शब्दालंकार को। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं। आज मैं सिर्फ एक भेद पढ़ाऊँगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है। ठीक है,
तो पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसी को आप इंग्लिश में एलिट्रेशन पढ़ते हैं, एलिट्रेशन। तो अनुप्रास अलंकार क्या की परिभाषा हो जाएगी, थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको साधारण रूप में आपको पूरी तरह समझा दूं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। काव्य में हमेशा आपको बताना पड़ेगा, काव्य में इसलिए कि एक्चुअली मैं बताना भूल गया था, काव्य और गद्य, गद्य को पुल्लिंग माना गया है, काव्य को स्त्रीलिंग। गद्य है पुल्लिंग और काव्य है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो है क्या कि स्त्रीलिंग है तो स्त्री है ना, स्त्री तो श्रृंगार करेगी। तो पहला अलंकार है शब्द अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ स्वरों की विषमता होते हुए भी वर्ण की या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति मीन्स रेपिटेशन, जो बार बार आता है। ठीक है, क्या आएगा, वर्ण या व्यंजन वर्ण आएगा। स्वरों की विषमता आया, स्वरों की विषमता मीन्स स्वर सम या विषम हो सकते हैं। सम विषम क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, रघुपति राघव राजा राम। आप देखेंगे रघुपति में र है, राघव में आ की मात्रा है, फिर राजा में आ की मात्रा है, राम में आ की मात्रा है, एक में अ की मात्रा है। ठीक है, तो उसके बाद है जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र क्या है, च में आ की मात्रा है, अच्छा में अनुस्वार की मात्रा है। तो मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, स्वर अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, स्वर अलग भी हो लेकिन वर्ण की आवृत्ति हो, इफ द लेटर इज रिपीटेड, तो वो कहलाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि काव्य में जहाँ स्वरों की विषमता क्या है कि स्वर अलग अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, स्वर अलग अलग हों तो भी वर्ण की आवृत्ति हो काव्य में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण से आप समझ जाएंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। स्लाइड में देखिए हो आपको नज़र आएगा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। चारु चंद्र में देखिएगा रेखांकित किया हुआ है और जलथल में रेखांकित किया गया है। ये क्या है, आप पाएंगे कि चारु चंद्र में च वर्ण की आवृत्ति है। चारु में च है, चंद्र में च है, मात्रा आ की मात्रा लगी है, अनुस्वार, तो मात्रा को ध्यान नहीं देना है। मात्रा कुछ भी लगे, कहा ना कि स्वरों की विषमता होते हुए भी, अर्थात स्वरों की मात्रा कुछ भी हो सकती है, यही मात्रा क्या है, स्वर है। तो चारु चंद्र में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, मीन्स च इज रिपीटेड। और नीचे देखिएगा जलथल में क्या है, ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वर्ण कहीं भी हो सकते हैं, कलश कलम। ठीक है, अब आप पाएंगे कि ल बीच में है, चारु चंद्र में च पहले है, जलथल में ल बाद में है। तो कहीं भी हो शब्द की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, शब्द लगातार होने चाहिए। एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्र की चंचल, देखिए इसमें है चंद्र की चंचल में अनुप्रास अलंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की बाध्यता आ गई है, की बाधक बन गया है, की लिखा हुआ देखिए, चंद्र की चंचल में की बाध्यता है, अर्थात की बाधक है, कंटिन्यूटी नहीं है। उसकी कंटिन्यूटी, वो जो लगातार जो आवृत्ति थी वो टूट गया, उसका क्रम टूट गया। तो जहाँ पर क्रमानुसार हो, क्रम में हो, चारु चंद्र, च दोबारा है, जलथल, ल की आवृत्ति है, और बहुत सारे उदाहरण है। तरनी तनुजा तमाल तट तरुवर बहुछाए, इसमें पाएंगे त वर्ण की भरमार है। तो भरमार नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि त वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास का सौंदर्य है या अनुप्रास अलंकार हुआ है। ठीक है, और यदि आपको बताना हो चारुचंद्र में, तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में च और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, आपके पुस्तक में कई उदाहरण होंगे
उससे देख लीजिएगा, ना हो तो उससे उतार लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, ठीक है। और देखिएगा कि कहाँ कहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। बहुत सारे ऐसे काव्य हैं जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बाधक आ गया तो वहाँ पर अनुप्रास नहीं होगा, है ना। अब देखिए, तरनी, तनुजा, तमाल, तट, ये चारों वर्ण में क्या है, त है, ठीक है ना। चारों वर्ण में, चारों शब्द में त की आवृत्ति है, त वर्ण की। तो तरनी, तनुजा, तमाल, तट मीन्स त वर्ण की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है। चारुचंद्र, जल, थल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि काव्य की पंक्ति कम से कम एक पंक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक शब्द लिख दिया चारुचंद्र, या ना चारुचंद्र आपने लिख दिया और कहा कि अनुप्रास अलंकार है, नहीं है। आपको कम से कम काव्य की एक पंक्ति लिखनी पड़ेगी, ठीक है, या दो पंक्ति। दो पंक्ति हो तो और अच्छा है, क्योंकि दो पंक्ति में हो सकता है दूसरी पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार हो। और एक बात क्या, कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रहे हैं जलथल में। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे जगह में अनुप्रास है, सिर्फ दो जगह है, एक चारुचंद्र में और एक जलथल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सब जगह सर्व यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, बस जहाँ होंगे, जहाँ आप पाएंगे कि हाँ वर्ण की आवृत्ति है, वहीं पर अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, बाकी जगहों में नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अलंकार समझ में आ गया होगा। मैंने अलंकार की परिभाषा बताया, अलंकार के भेद बताया, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार का पहला भेद मैंने बता दिया है, अनुप्रास। अभी दो अलंकार और है, यमक और श्लेष। बेहतर होगा एक बार आप घर में आराम से अपनी पुस्तक से पढ़ें। अनुप्रास को तो पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा दिया वह पुस्तक से ही पढ़िएगा। हो सकता है आपकी पुस्तक में थोड़ा सा शब्दों का आगे पीछे हो, परिभाषा वही है। व्याकरण में परिभाषा अलग अलग नहीं होता है, परिभाषा वही है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की कड़ी समाप्त करेंगे हम। तो बच्चे घर में ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, लेखन अभ्यास ज़रूर करिए। लिख कर अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि परीक्षाओं में जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलती हैं हिंदी में। तो अशुद्धियों से बचने का एक ही उपाय है कि जस्ट कीप राइटिंग एंड राइटिंग। लिखते रहिए, जो आप पढ़ें उसको लिखें भी, आपके पास समय है अभी, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए।